आज मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने, श्री नसीम जैदी जी ने अपनी ईवीएम मशीन का जो चुनाव में इस्तेमाल होती है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। उसकी तमाम खूबियां उन्होंने आपके सामने रखी और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि उन्होंने इसको हैक करने का चैलेंज दिया है। लेकिन उनका जो हैक करने का चैलेंज है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। ईवीएम मशीन टेम्पर हो सकती है, यह हमने विधानसभा में करके दिखाया। कैसे टेम्पर हो सकती है ये बता के दिखाया। कैसे मदरबोर्ड बदला जा सकता है इसको करके दिखाया। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की ओर से चुनौती दी जा रही है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि मशीन को आप कैसे हैक करें। क्योंकि हैकाथॉन की जो बात हो रही थी, हैकाथॉन का तो मतलब ये होता है कि हैकर्स को आप खुली छूट देते हैं, चुनौती देते हैं कि इस मशीन को हैक करके दिखाओ, और उसमें फिर कोई पाबंदी नहीं होती कि हम मशीन का ये हिस्सा नहीं छू सकते या हिस्सा छू सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तो इसका मतलब कि ईवीएम मशीन में जो छेड़छाड़ करेगा, जो गड़बड़ी करेगा, क्या वो इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइन लेके आएगा कि हमको ऐसे गड़बड़ी करनी है या ऐसे गड़बड़ी नहीं करनी है, ऐसे हैक करना और ऐसे हैक नहीं करना है। इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई गाइडलाइन लेके नहीं आएगा। इसलिए मेरा फिर से निवेदन है चुनाव आयोग से कि ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने का एक बड़ा मौका है। ये भारतीय लोकतंत्र से लोगों का यकीन और भरोसा उठ रहा है, उसको बनाने का मौका है। आप कृपा करके ईवीएम मशीन की टेम्परिंग का जो मौका राजनीतिक दलों को और एक्सपर्ट्स को देना चाहते हैं उसमें कोई पाबंदी मत लगाइए। आप अपने कैमरे के सामने, अपने अधिकारियों के सामने टेम्परिंग का मौका दीजिए, हैक करने का मौका दीजिए, मशीन को खोलने और देखने का मौका दीजिए। अगर आप चिप नहीं रीड करने देंगे, अगर आप मशीन के पुर्जे नहीं देखने देंगे, तो ऊपर से ईवीएम मशीन को देखकर कोई मंत्र पढ़ के उसको हैक तो किया नहीं जा सकता कि कोई मंत्र पढ़ दिया, कोई श्लोक पढ़ दिया, उससे मशीन हैक हो गई। मशीन हैक करने के, जैसा हमारे साथियों ने भी कहा था, 100 तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है मदरबोर्ड को चेंज करके मशीन को हैक करना, मशीन को टेम्पर करना। और मदरबोर्ड को चेंज करके मशीन को कैसे टेम्पर किया जा सकता है वो हमने विधानसभा के अंदर करके दिखा दिया। और अगर चुनाव आयोग कंडीशंस के साथ ईवीएम मशीन की टेम्परिंग की चुनौती देता है तो फिर तो आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन के सारे एक्सपर्ट्स को चुनौती देना चाहती है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस इलेक्शन कमीशन लगा रहा है ईवीएम को हैकिंग के लिए, वही टर्म्स एंड कंडीशंस हम अपनी मशीन के लिए लगाते हैं, जो हमने विधानसभा में टेम्पर करके दिखाया। चुनाव आयोग और उसके एक्सपर्ट्स हमारी मशीन को टेम्पर करके दिखा दें उसी शर्त के साथ और उसी पाबंदियों के साथ जो पाबंदी वो लगा रहे हैं। तो आने वाले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर उनसे 3 जून से दी जाने वाली चुनौती के बारे में स्पष्टता मांगेगा कि आप ईवीएम मशीन को किस प्रकार से हैक करने की, टेम्पर करने की छूट दे रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसके बहुत सारे प्रमाण भिंड, धौलपुर, पुणे, मुंबई, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में आ चुके हैं। और अगर ईवीएम मशीन की छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, ईवीएम को टेम्पर करने वाला व्यक्ति, ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति, ईवीएम में गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से
ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं करेगा। वो तो हैक करने के, टेम्पर करने के जितने तरीके हो सकते हैं सारा इस्तेमाल करेगा। तो आने वाले दो दिनों में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन से मिलकर पूरी स्पष्टता चाहेगा कि ईवीएम मशीन्स को कितना आप खोलने देंगे, देखने देंगे, पढ़ने देंगे, उसमें जानकारी लेने देंगे। आप टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के अगर ईवीएम मशीन को हैक करने की चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब हाथ और पैर बांधकर आप समुद्र पार करने की चुनौती दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से किसी को डुबाने के अलावा कोई इसका हल निकालने की कार्रवाई नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी का भी प्रश्न नहीं है। आज देश के 18 राजनीतिक दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का मसला उठाया है। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की है, चुनाव आयोग से मुलाकात की है, सर्वदलीय बैठक में मामले उठाए गए और सर्वदलीय बैठक में पत्रकारों को भी मनीष सिसोदिया जी ने बताया था जो वहां मौजूद थे। और उसके बाद भी वहां मीटिंग के अंदर भी उन्होंने सवाल उठाया था जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। इलेक्शन कमीशन को जब ये पूछा गया कि कोई ईवीएम मशीन यूज करने के पहले उसका मदरबोर्ड बदला गया है कि नहीं बदला गया है, क्या इसकी जानकारी लेने का कोई तरीका आपके पास है, तो मनीष सिसोदिया जी के इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन और जो मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। यानी मदरबोर्ड बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, इस पर जब सवाल पूछा मनीष सिसोदिया जी ने सर्वदलीय मीटिंग में, तो इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। यानी वो तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि बदला गया कि नहीं बदला गया, उसको चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रश्न नहीं है, भारतीय लोकतंत्र को बचाने का प्रश्न है। और आज जिस कुर्सी पर नसीम जैदी साहब बैठे हैं, उस पवित्र कुर्सी पर टीएन शेषन जैसे एक परिवर्तनकारी चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जिनका नाम इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपने वही स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराने की जरूरत है। इस ईवीएम मशीन के बारे में पूरी खुली छूट देकर उसको चेक कराएं, उसको हैक करने और टैंपर करने की खुली छूट दें, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी पार्टी के जो जानकार लोग हैं, वो आपको बता सकें कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। इसमें सवाल ये है, चुनाव आयोग ने ये कहा है इसमें कि मुंबई के वोटों का जिक्र कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बार-बार, दरअसल उनको 0 वोट नहीं, उनको 44 वोट मिले थे। ये आज खुद कहा है नसीम जैदी। देखिए, मैं अकेले मुंबई के वोट की बात नहीं है। मुंबई में तो एक प्रत्याशी ने कहा कि मुझे अपने परिवार का वोट ही नहीं पड़ा। एक मिनट। दूसरा, भिंड का मामला तो सारे मीडिया के सामने आया, जिसमें खुद मुख्य चुनाव अधिकारी ने बटन दबाया कांग्रेस की, वोट गया भारतीय जनता पार्टी को। धौलपुर में 18 मशीनों का मामला सामने आया, वोट आप किसी पार्टी को दबा रहे हैं, वोट जा रहा है बीजेपी को। तो पूरे देश के अंदर हर जगह अगर जहां भी गड़बड़ी का मामला आ रहा है, फायदा बीजेपी को ही होता दिख रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में भी आप देख लीजिए, सारे राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी 2009 से 14 तक सवाल उठाती रही, लेकिन आज सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पे हो गया है। और दूसरी बात क्या कहते हैं बीजेपी के लोग, जो तर्क मन में संदेह पैदा करता है। बीजेपी के लोग कहते हैं अब नई मशीनें आ गई हैं, इसलिए इसमें टैंपरिंग नहीं हो सकती। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2009 में भी 2006 इस्तेमाल होती थी, 14 के इलेक्शन में भी 2006 मशीन इस्तेमाल होती थी, आज भी 2006 इस्तेमाल हो रही है। यानी जनरेशन 1 की मशीन जिस पे बीजेपी स्वयं सवाल उठाती थी, वही मशीनें आज भी इस्तेमाल हो रही है जिस पर बीजेपी सवाल नहीं उठा रही है। इसका मतलब मन में संदेह कहीं ना कहीं पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, किस कारण से आज ईवीएम पर अकेले भरोसा करने को तैयार है और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का भरोसा बिल्कुल ईवीएम से उठ रहा है। संजय जी, 2 सवाल हैं। एक, क्या आप 3 तारीख वाले हैकाथॉन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि 26 तारीख में रजिस्टर कराएं?
दूसरा कि आपने जो बात रखी थी जब जिस प्रतिनिधिमंडल गया था ऑल पार्टी मीटिंग में, ये भी रखा था कि वीवीपैट से अगले सारे इलेक्शन में, जिसकी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कही गई, वो चीज क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? ये दोनों चीजें देखिए, वीवीपैट से जो बात कही गई है उसमें 25% पर्ची और ईवीएम की मिलान की बात हुई है। यानी ईवीएम में जो वोट निकलते हैं रैंडम 25% ईवीएम मशीन से उसका मिलान कराया जाए कि मशीनों के वोट और पर्ची के वोट सही है कि नहीं है। उस पर तो आज मेरे ख्याल से चुनाव आयुक्त ने कोई बात नहीं कही। उस पर ये नहीं कहा कि हाँ हम ऐसा कराएंगे। उस पर क्या गाइडलाइन आगे वो लेके आते, क्या उनका निर्देश दिशा निर्देश आता है, वो तो बाद में देखेंगे। जो ईवीएम की हैकिंग का सवाल है, पहली बात तो यह स्पष्ट हो गया कि हैकेथॉन की जो बात इलेक्शन कमीशन करता था आज वो उससे पीछे हट गया। हैकेथॉन का तो मतलब होता है हैकर्स को खुली छूट दी जाए कि वो उनकी मशीन को हैक करके दिखाए। लेकिन अब टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, कुछ नियम और शर्तों के साथ आप ईवीएम मशीन को टैंपर करने की चुनौती दे रहे हैं। तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन से मिलकर स्पष्टता चाहेगा कि आप किस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं और कितनी छूट आप हैक करने या टैंपर करने के लिए देंगे। अच्छा, इसमें दो बातें उन्होंने कही है कि ये जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है पूरी तरह से स्वदेशी है, एक, और दूसरा जो मदरबोर्ड बदलने का दावा किया जा रहा है वो गुमराह करने वाला। ये दो बातें और हुई है। मैं आपसे कहता रहा हूं कि जब मनीष सिसोदिया जी ने खुद उनसे इसी बात का मैंने जवाब दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बात कही, जब मनीष सिसोदिया जी ने उनसे पूछा कि अगर आपकी मशीन में मदरबोर्ड बदला जाए, उसकी रिकॉर्डिंग होगी उनके पास, आपकी मशीन में अगर मदरबोर्ड बदला जाए तो क्या कोई तरीका आपके पास ये जानने का है कि मदरबोर्ड बदली गई कि नहीं बदली गई? इस पे कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। जी दो चीजें, और दूसरी ये बात है कि अगर वो कह रहे हैं कि मदरबोर्ड नहीं बदला जा सकता, तो फिर वो इतने नियम कानून हैकेथॉन में क्यों लगा रहे हैं, चैलेंज में क्यों लगा रहे हैं? हम तो ये ओपनली कह रहे हैं कि हम मदरबोर्ड बदल के ईवीएम टैंपरिंग कर सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन हमें मदरबोर्ड बदलने का अधिकार देगा उस चैलेंज में? क्या वो हमें अपने टूल्स लेके जाने देगा? क्या वो हमें ईवीएम की मशीन खोलने देगा? तो वो भी तो साबित करें अपनी स्टेटमेंट को कि अगर मदरबोर्ड नहीं बदला जा सकता, हम कह रहे हैं हम बदल के दिखा सकते हैं। दे शुड प्रूव अस रॉन्ग। दो चीजें नहीं, फिर जो दूसरी बात आती है वो बात आ जाती है कि जो ईवीएम मशीन टैंपर करके विधानसभा में सौरभ भारद्वाज जी ने दिखाई है, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप हमारी मशीन टैंपर करके दिखा दीजिए। दो टर्म्स है आपके साथ दो टर्म्स रखे हुए। एक कि आपको सीयू और बीयू दिया जाएगा यूनिट में, उसके बाद लिखा है कि आप कोई भी डिवाइस लेके जा सकते हैं और बटन प्रेस करके आपको हैक करना है, ओपनली करना है। ठीक है, जो लिखा इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिंग एनी सीक्वेंस और देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं जो भी तकनीक के थोड़े बहुत जानकार होंगे, जब तक आप मशीन खोलेंगे नहीं उसमें क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि भाई अगर आप सिर्फ मशीन आपने दे दी और कहा कि आप ऊपर से इसको सब कुछ हैक करके दिखाओ, तो ये तो मंत्र पढ़ के तो हैक होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हाथ पैर बांध के आपको समुद्र में फेंक दिया गया, अब आप समुद्र पार करके दिखाओ। और दूसरी बात, नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन सीईसी खुद कह रहा है, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा जैसा पंकज भाई ने यहाँ पे बताया कि मदरबोर्ड बदला नहीं जा सकता, तो फिर आप इससे डर क्यों रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए मशीन, आप हमें अपने टूल्स लेके जाने दीजिए, आप हमें मशीन को खोलने दीजिए। अगर नहीं बदला जा सकता तो इसको हम गलत साबित होंगे। एक चीज ये आपके वाले जो पॉइंट था, जिस तरह से आपने विधानसभा में कहा था कि आप बार कोड के जरिए मशीन को हैक कर सकते हैं, इस पॉइंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि हम बार कोड एक साथ 3 से 4 बटन दबाने की परमिशन देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने में अगर वो कामयाब हो गए तो हम मान लेंगे कि सर, जो विधानसभा में सौरभ जी ने किया था वो एक्चुअल में एक टाइप था कि किस तरह से हैक हो सकता है। कोड्स जो है वो आप जिसमें मशीन बनाई है वो फॉर्म करता है, तो आप ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 5 डिजिट कोड है, 10 डिजिट कोड है, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ वही एक चीज है। मशीन हैक करने के लिए कोडिंग में बहुत सारे तरह के कोड डाले जा सकते हैं। उन्होंने यही कहा है कि नहीं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो वो कोड हैं वो कोडेड कहाँ पर होते हैं?
वो प्रोग्राम्ड होते हैं मदरबोर्ड में, जो उसका चिप है। तो अगर हमें कोडिंग करनी है उस मशीन की, तो हमें मशीन खोल के उसके मदरबोर्ड को रीप्रोग्राम करना होगा। उसके बाद आप उन सीक्रेट कोड से एक्टिवेट कर सकते हैं, जो ईवीएम टैंपरिंग की हम बात कर रहे हैं। तब बटन दबाने के बाद जो सौरभ जी ने दिखाया था कि आप वोट किसी एक को दे रहे हैं पर किसी दूसरी पार्टी को जा रहा है, तो हम ये स्पष्ट तौर पे इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि अगर उन्हें पूरा भरोसा है कि मदरबोर्ड नहीं बदला जा सकता, तो क्या वो हमें ईवीएम चैलेंज में अपने टूल्स ले जाने देंगे? क्या हमें ईवीएम की मशीन खोलने देंगे? और क्या वो हमें मदरबोर्ड बदलने देंगे? इलेक्शन कमीशन हमें इस सवाल का जवाब देगा। इसमें